देते हैं कौन से कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ ओरल हैं और कौन से हैं जो कि आईवी अवेलेबल है, ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बिस्फॉस्फोनेट्स को जब आप देते हैं तो इनकी जो साइट ऑफ एक्शन है दैट इज़ जहाँ पे भी कैल्सिफाइड टिश्यू होगा ये वहाँ जाके, और स्पेशली हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम इज stored in the bone in the hydroxy apatite crystals form, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ बेसिकली ये बाइंड करते हैं वहाँ जाके, क्योंकि इनकी अफिनिटी हाईएस्ट अफिनिटी होती है फॉर कैल्शियम के साथ, इनकी कैल्सिफाइड टिश्यूज के साथ इनकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इनको हम एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स क्यों कहते हैं कि बोन में जो ऑस्टियोपोरोसिस या कोई इस किस्म की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें बहुत तेज़ी से रिजॉर्प्शन हो रही होती है और वहाँ से कैल्शियम डीमिनरलाइज भी हो रही होती है बोन, बेसिकली ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एनहांस होती है ऑस्टियोपोरोसिस में, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ काइनेटिक्स से रिलेटेड है कि फूड और सर्टेन कंपाउंड्स हैं लाइक ये जो कैल्शियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम सॉल्ट्स कंटेनिंग लाइक एंटासिड्स वगैरह हैं, और अगर फूड होगा स्टमक में तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसलिए इनको एम्प्टी स्टमक लेते हैं। ये याद रखें कि पेशेंट को या ओवरनाइट फास्ट के बाद वो मॉर्निंग में बिल्कुल एम्प्टी स्टमक के साथ लेगा, और उसके बाद हाफ आवर, पेशेंट को कहा जाता है कि उसने हाफ आवर, एटलीस्ट हाफ आवर तक कुछ नहीं खाना ना पीना है, ठीक है। और एंटासिड्स अगर वो ले रहा है तो वो भी इसके साथ नहीं लेने, वो इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। नंबर 2 ये कि जैसे ही ये एब्जॉर्ब होते हैं इनमें से जो क्वांटिटी भी, इनमें कुछ फ्रैक्शन ऐसा होता है जो एक्सक्रीट होता है अनचेंज किडनी में, और बाकी का सारा इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू बोन, ठीक है। इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये याद रखें कि कोई एक्सक्रीशन नहीं होती वहां से। एक दफा जब वो वहां पे बोन में सेटल डाउन हो जाते हैं ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स और कैल्शियम इनके साथ, उसके बाद फिर जब तक ऑस्टियोक्लास्ट इन्हें उस बोन को खा नहीं लेते, ईट अप नहीं करते, रिजॉर्प्शन नहीं होती उस बोन की, उस वक्त तक ये वहां से रिमूव नहीं हो सकते या बोन टर्नओवर। तो ऐसी डिजीज जिसमें याद रखें इट डिपेंड्स, इनके जो लाइफ जो इनकी लाइफ है एक्शन की, आप हाफ लाइफ कह लें, दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर ऑफ द बोन। अगर किसी वजह से टर्नओवर ऑफ द बोन इज क्विक, अगर ज्यादा है, फास्ट है, तो आपको समझ आ रही होगी कि वो जो इनकी हाफ लाइफ होगी वो कम हो जाएगी। और अगर बोन टर्नओवर इज वेरी स्लो तो ये उतनी देर तक ये फिर इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा। तो इसमें जो काइनेटिक्स से रिलेटेड जो आईवी और ये कंपैरिजन किया गया था कि आईवी और ओरल में क्या डिफरेंस आ सकता है, तो व्हाई वी प्रेफर आईवी, तो उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं कि बिस्फॉस्फोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो जो आते रहे हैं एग्जाम में, यूक्यूज आप लोग भी देख लीजिएगा जो मैंने देखे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ओरल बिस्फॉस्फोनेट जब हम देते हैं तो असल में ये कि इनकी ओस्टियोपोरोसिस में इन्होंने एंटी रिजॉर्प्टिव चेंजेस लानी है, ठीक है। अब उसके लिए इनको बोन में इनकी कंसंट्रेशन एडिक्वेट होनी चाहिए। आपने देनी शुरू की ओरल, दिस इज द ओरल बिस्फॉस्फोनेट, आपने देना शुरू किया 1 ईयर तक इनकी बहुत कम कंसंट्रेशन, क्यों? क्योंकि इनकी जब तक ये बोन में जाके इनकी जो ओरल फ्रैक्शन जो पहुंचता है बोन में ओरल के साथ वो बहुत कम होता है। यू कैन सी 2 इयर्स में इतनी कंसंट्रेशन, 2 to 3 इयर्स में, और उसके बाद ऑलमोस्ट 3 इयर्स के अराउंड इनकी इतनी कंसंट्रेशन होती है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट्स तकरीबन जो है 1-1.5 साल के बाद शुरू होते हैं। तो वेरी स्लो उस दौरान में। हाँ ये होता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका होता है वो उसके बाद फर्दर एग्रीवेट नहीं होता। एंड यू कैन सी इट हियर 5 इयर्स पे ऑलमोस्ट जो है इसके लेवल्स ब्लड बोन के अंदर इतने होते हैं कि ये इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब आईवी में अगर आप देखें तो 1 to 3 months, 6 months और फिर 12 months में, और ऑलमोस्ट वो वाले सारे जो 5 इयर्स ओरल डोज के साथ होते हैं। आईवी जो इसके आप डोजेस देते हैं, आईवी बिस्फॉस्फोनेट, पेमिड्रोनेट हो गया, ये तकरीबन 1 ईयर में वो वाले लेवल्स बोन के अंदर अचीव हो जाते हैं जो बहुत इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं रिजॉर्प्शन को, ठीक है। सो ये एक मेन डिफरेंस है। दूसरा इसमें जो ओरल के साथ साइड इफेक्ट्स होते हैं आईवी का, ये भी बहुत बड़ा है कि पेशेंट कंप्लायंस बड़ी इनकी कम इसलिए हो जाती है कि इसका बड़ा स्फीयर किस्म का इरोसिव गैस्ट्राइटिस हो सकता है एलिंड्रोनेट के साथ, ठीक है, एटीड्रोनेट के साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से फिर पेशेंट जो है वो इसको लेने से घबराता है, और इसलिए आईवी डोज में वो सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, वो मैं एक अलग से स्लाइड आपको दिखाऊंगी। तो आईवी फूड के साथ
इसकी जो इंटरेक्शन है वो पता होनी चाहिए। मोड ऑफ एक्शन में जो सिंपली ये जो ये कैल्शियम चेलेटर्स हैं ये बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं बाय एक्टिवेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, उसको इनहिबिट कर देते हैं। वाई कैसे इनहिबिट करते हैं ये मैं आगे दिखाऊंगी, लेकिन मेन आप स्टार्ट इसी से लेंगे कि एंटी रिजॉर्प्टिव हैं, कैल्शियम चिलेटर हैं, जहाँ पे भी कैल्सिफाइड टिश्यू होगा। हाँ, ये कुछ समहाउ शुरू में ये बोन फॉर्मेशन भी करेंगे और उसके बाद कुछ अरसे के बाद डायरेक्टली स्टार्ट में ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट किया, ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट किया। ठीक है, अब ये जो ऑस्टियो, इसको समझ लें, लिखना आपने जो सिंपली होगा वो आगे देख लेंगे। अब दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं बोन के अंदर, एक बोन मैट्रिक्स होता है और एक मिनरल फेज होती है जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमने कहा था कैल्शियम। अब जो मिनरल फेज होती है ये सॉल्युबलाइज्ड होती है, इसको नॉर्मली जो है नॉन मिनरलाइज्ड ऑस्टियाइड ने कवर किया होता है इसको रिजॉर्प्शन से बचाने के लिए, ऑस्टियोक्लास्ट से बचाने के लिए मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स के ऊपर नॉन मिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड होता है। ठीक है, अब रिजॉर्प्शन के लिए क्या होना जरूरी है, जो ऑस्टियोइड जो नॉन मिनरलाइज्ड था वो डिसॉल्व होके मिनरलाइज्ड हो जाए, सॉल्युबलाइज्ड हो जाए, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स के साथ अटैच हो जाए। ये रिजॉर्प्शन के लिए जरूरी है। जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होता है उसमें जो एक टाइम आता है, क्वेसेंस फेज होती है, फिर हमने कहा था फिर एक्टिवेशन होती है ऑस्टियोक्लास्ट की थ्रू ऑस्टियोब्लास्ट, प्री ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, उनके ऊपर रैंकल अपीयर होगा, रैंकल से फिर ये स्टिमुलेट होंगे, साइटोकाइन से ऑस्टियोक्लास्ट, प्री ऑस्टियोक्लास्ट से ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट होंगे। ये सारा जो प्रोसेस है, ठीक है, और जब ये बनेंगे तो उसके बाद जो ऑस्टियोइड बाहर वाला है जो कि नॉन मिनरलाइज था वो भी मिनरलाइज होगा और उसके साथ फिर उसकी रिजॉर्प्शन होगी। ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। अब जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्शन हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की जो रिजॉर्प्टिव पिट बनाते हैं वो एसिडिक होती है, वहां पे मैंने आपको बताया था यहाँ प्रोटॉन पंप होते हैं। ठीक है, वहां से जो है एसिड हाइड्रोलेजेस रिलीज होते हैं, तो वो ये सारा एनवायरनमेंट यहाँ पे एसिडिक होता है। दिस एसिडिक एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था एसिड हाइड्रोलेजेस रिलीज होते हैं, एसिड के बर्स्ट होते हैं, और साथ में कुछ कैथेप्सिन्स भी रिलीज होती हैं जो कि रिजॉर्प्शन करनी है ना, बोन को सॉल्युबलाइज करना है, ईट अप करने के लिए। अब क्या होता है, ये सारा कुछ नॉर्मली ये कर रहे हैं। बिसफॉस्फोनेट्स क्या करते हैं कि हमने कहा था कि ये इनकी एफिनिटी होती है कैल्शियम के साथ, वो यहाँ बोन में बिसफॉस्फोनेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये जोन जो है ये सॉल्युबलाइज होता है, यानी एसिडिक जोन जो होता है ये यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बिसफॉस्फोनेट्स लोकलाइज इन द एसिडिक जोन ड्यू टू द हाई एफिनिटी फॉर कैल्शियम आयंस। अब जैसे ही ये कैल्शियम आयंस बोन सरफेस से रिलीज होते हैं ड्यू टू हाई एसिडिटी, उसके साथ ही बीपीएन्स भी रिलीज होते हैं और वो उस बोन से एंडोसाइटोसिस के थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, जब वो अंदर एंटर होते हैं अब यहाँ पे इनका काम शुरू होता है। समझें, जैसे ही उसने बोन को सॉल्युबलाइज किया खाने के लिए, तो ईटअप किया ऑस्टियोक्लास्ट ने, और उसके साथ जो बोन के साथ अटैच हुए बिसफॉस्फोनेट से वो भी एंडोसाइटोसिस से अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर दो चेंजेस होती हैं, दो चीजें करेंगे। एक तो हमने कहा था ये प्रोटॉन पंप, याद रखें, इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, एसिड हाइड्रोलेजेस रिलीज नहीं होंगे, वो फर्दर बोन को वो जो है डिसॉल्व करके ईट अप नहीं कर सकेगा, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर साइटोस्केलेटन में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, ये दो तीन हैं, जो अमाइनो वाले बिसफॉस्फोनेट्स थे, ये उनका साइट उनका उनका मैकेनिज्म है कि वो मैं आगे डिटेल में बताती हूँ। साइटोस्केलेटन को कैसे चेंज करते हैं, जब साइटोस्केलेटन की डिस्ट्रप्शन हो जाती है, रफल बॉर्डर डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ये डिसइंटेग्रेट हो जाएगी और एपोटोसिस हो जाता है। ठीक है, और जब एपोटोसिस होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर कम हो जाएगा, जब नंबर कम होते जाएंगे तो फिर बोन रिजॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो ऑस्टियोक्लास्टिक जो मैं डिटेल में बताना चाह रही थी, आपकी जो मिनी में भी मेरा ख्याल है ये लिखा हुआ है, ये जो पाथवे है फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज, एक एंजाइम होता है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज द की एंजाइम फॉर द मेवलोनेट पाथवे। आपको पता है कि मेवलोनेट पाथवे से सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है। दिस कोलेस्ट्रॉल इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द साइटोस्केलेटन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। अब जब ये एंजाइम जोलिड्रोनेट ने, पैमिड्रोनेट ने इनको इनहिबिट, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, मेवलोनेट पाथवे का ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो साइटोस्केलेटन विल बी डिफेक्टिव
और ये ऑस्टियोक्लास्ट का एपोप्टोसिस हो जाएगा। सो दिस इज साइटोस्केलेटन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, ये स्पेशली अमाइनो ग्रुप साइड चेन वाले जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं ये उनसे रिलेटेड है। बाकी के में वो कहते हैं कि या वो प्रोटॉन पंप के थ्रू कर देता है डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी नहीं रहती, और उसके बाद साथ ही साइटोस्केलेटन में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस डिफरेंट किस्म की आती हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है समझाने के लिए, तो आप सिंपली बताएंगे व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स। एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स हैं, बाइंड टू कैल्शियम चिलेटर होने की वजह से बाइंड टू कैल्शियम calcified tissues for especially in bone hydroxyapatite crystals, and they inhibit the bone resorption. ठीक है, by inhibiting the activation and function of osteoclast. How they inhibit the function of osteoclast? एक तो ये किस तरह करते हैं कि जब osteoclast की सराउंडिंग में जो एसिड हाइड्रोलाइसिस रिलीज होने से जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसमें ये अलाइन कर जाते हैं, उस एसिडिक जोन में आ जाएंगे कैल्शियम आयंस, जब वहां से रिलीज होंगे तो उसके साथ बिसफॉस्फोनेट्स भी रिलीज होंगे। When these bisphosphonates are released, these are taken up into the osteoclast through endocytosis, and inside the osteoclast these bisphosphonates act as a proton pump inhibitor के तौर पे act करेंगे। So further acid burst will stop, और क्या होगा कि हाइड्रो जो बोन की dissolution हो रही है, dissolve हो रही है, that would stop, and also these also affect the cytoskeleton of the osteoclast, सो एपोप्टोसिस विल अकर। ठीक है, और लाइफ स्पैन कम हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट डिक्रीज हो जाएंगे, रिजॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं। नंबर 1 इज ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में। अब आगे आप लिखिएगा कौन सा वाला ऑस्टियोपोरोसिस। नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस इज पोस्ट मेनोपॉजल। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में आपको पता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और मैंने आपको एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के साथ जो एनिमेशन दिखाई थी, इससे क्या होता है कि बेसिकली एस्ट्रोजन जो साइटोकाइंस को इनहिबिट किया होता है जिनसे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एनहांस होती है और स्टिमुलेट होते हैं, ये उनको ये रोके रखता है, चेक में रखता है। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, टर्नओवर हाई हो जाएगा, बिकॉज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी अनचेक्ड हो गई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बोन रिजॉर्प्शन हो रही है। तो अगर हम ये एनिमेशन में देखें तो यू कैन सी फर्स्ट 6 मंथ्स में एस्ट्रोजन, दोबारा से देखें, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से रिजॉर्प्टिव कैविटी, और ये जो आपको डायमेंटीज नजर आ रहे हैं, यू कैन सी ये बिसफॉस्फोनेट्स हैं, ये जैसे जैसे बोन में डिपॉजिट होते जाएंगे वैसे वैसे यू कैन सी बोन की अंदर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, रिजॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी, और डार्क जितनी होती जाएगी, दिस इज शोइंग मिनरलाइजेशन कितनी ज्यादा। इनिशियली मिनरलाइजेशन और बोन फॉर्मेशन ज्यादा हो रही होती है। दिस इज एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी जो ब्लैक जब तक है, उसके बाद यू कैन सी ये जो डायमंटीज वाला कलर है, सी ग्रीन सा या व्हाटएवर टर्कोइज, ये दिस इज कलर ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स। यू कैन सी 30 मंथ्स में किस तरह ये रिसॉर्प्शन कैविटी सारी की सारी फिल अप हो जाती हैं। दिस इज द एक्शन ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स इन पोस्ट मेनोपॉजल। नंबर सेकंड जो है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस है। हमने कहा था कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो रिसॉर्प्शन है इसे बड़ा फास्ट कर देते हैं, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ पेशेंट 6 मंथ्स तक भी लेता है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, हमने कहा था रिसॉर्प्शन कैविटीज बड़ी डीप हो जाती हैं, इतनी डीप होती हैं कि फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। मेनली वर्टिब्री जो स्टीरॉयड रिलेटेड होता है, कोई भी ऑस्टियोपोरोसिस में वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। इवन इसके बाद जो ओल्ड एज में डिस्टल रेडियस हो गई, प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर बहुत फीमेल्स में कॉमन होता है, इसके बाद रिब्स के भी हो सकते हैं फ्रैक्चर्स। तो ये स्टीरॉयड इंड्यूस भी हो सकते हैं और ये पोस्ट मेनोपॉजल भी हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी इट हियर, रिजॉर्प्शन कैविटीज इतनी डीप हो गई कि ये फ्रैक्चर्स हो सकते हैं इनमें। ठीक है, स्पेशली पहले तो वो जो ब्रिजेस हैं ट्यूबैक्यूली में मैंने आपको स्ट्रेटा बताए थे, जो कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं कुछ वर्टिकल्स होते हैं, उनमें ब्रेक्स आते हैं। उसके बाद जो पोर्स हैं वो बड़े होते जाएंगे, गैप्स बड़े होते जाएंगे, बोन्स वीक हो जाएंगी। ठीक है, नंबर सेकंड फर्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। आप लिखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस में कौन से वाला, पोस्ट मेनोपॉजल ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। सेकेंड इज ड्यू टू स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर 6 मंथ्स तक पेशेंट ने लिए हैं, 4 to 6 मंथ्स, और उसमें फिर हो जाता है। देन पेजर्स डिजीज में हमने सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, इंक्रीज बोन टर्नओवर होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट में ना
बहुत तेजी से रिजॉर्प्शन भी हो रही होती है और बोन फॉर्मेशन भी हो रही होती है, और बोन फॉर्मेशन में बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड डिफॉर्म्ड डिसऑर्गेनाइज्ड बोन वोवन बोन होती है, ठीक है। और इसमें अगर आप इसको देखें तो हनी कॉम्ब अपीयरेंस, आपको जो इसमें माइक्रोस्कोपिकली जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाई दी उसमें हनी कॉम्ब अपीयरेंस नजर आती है। अब ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड वोवन बोन होती है, इसमें पेशेंट को ये टेंडर होती है, इसमें पेशेंट को बड़ी सीवियर पेन होती है, बोन पेन इसके साथ होती है। अगर आपको जो क्वेश्चन मुझे आया था कैल्सिटोनिन का, तो वो उसमें आंसर वो मैं आगे जाके मजीद बताऊंगी कि कैल्सिटोनिन बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया में जो हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका एक्शन एंटी विटामिन D3 एंटी पैराथायराइड हार्मोन दोनों ये क्या कर रहे हैं, ब्लड में सीरम कैल्शियम पूरी कर रहे हैं। कैल्सिटोनिन बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करता है। तो वो जो बोन के एक्सपेंस के ऊपर ब्लड में सीरम कैल्शियम पूरा कर रहे थे, ये हाइपर जो कैल्सीमिया है ये उसके अगेंस्ट एक्ट करता है, यानी एंटी रिजॉर्प्टिव है कैल्सिटोनिन। ये क्या कर रहा है, ये भी एंटी रिजॉर्प्टिव एक्शन कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे यू कैन सी इट हियर कि यहाँ पे कैल्सिटोनिन पेजेट्स डिजीज में जो बोन पेन बहुत सीवियर होती है उसके अंदर ये दी जाती है। बिस्फॉस्फोनेट्स भी दिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोन टर्नओवर हाई हुआ होता है, ये बोन टर्नओवर को कम करते हैं क्योंकि ये एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स है। और यहाँ पे अनकंट्रोल्ड जो पेजर्स डिजीज में, तो आप सिंपली अगर आपसे क्लिनिकल यूजेस पूछे जाते हैं तो ये तो डिटेल सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज के लिए होती है, तो यू हैव टू राइट डाउन इन पेजर्स डिजीज बिस्फॉस्फोनेट्स आर यूज। नंबर 3 यूज इज बोन मेट्स में। इसको समझ लें कि होता क्या है कि जी ये सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जो बोन मेट्स होते हैं वो किस तरह से इन्वेड करते हैं बोन को, कि ये जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर सिक्रीट करता है रैंकेल को, ठीक है। जब कैंसर रैंकल को सिक्रीट करेगा तो उससे ऑस्टियोक्लास्ट जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे उनका फंक्शन एनहांस होगा, मोर ऑस्टियोक्लास्ट होंगे, वो बोन को ईट अप करते हैं और वो रास्ता बनाते हैं इन्वेड करने के लिए। तो यू कैन सी इट हियर, उन्होंने यहाँ पे बोन फ्रैक्चर रास्ता बनाया और ये इन्वेड कर रहा है सॉलिड ट्यूमर। अब जब आप बिस्फॉस्फोनेट्स देते हैं तो यू कैन सी इट हियर, ये जो यहाँ पे बिस्फॉस्फोनेट्स हैं, ये पर्पल आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब जब रैंकल से ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं तो रैंकल से स्टिमुलेट होने के बाद ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो वहां से बोन को ईट अप करते हैं टू मेक वे फॉर सॉलिड ट्यूमर। लेकिन होता क्या है, उसके साथ बिस्फॉस्फोनेट्स इनके अंदर चले जाते हैं और इनके अंदर जाने से ऑस्टियोक्लास्ट का एपिटोसिस हो जाता है। जब एपिटोसिस होगा तो वहां पे एक्शन नहीं हो पाएगा और जो सॉलिड ट्यूमर है इट वोंट बी एबल टू इन्वेड द बोन, ठीक है। तो इस तरह से बोन मेट्स जो होते हैं सॉलिड ट्यूमर के, लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया और ये इस किस्म के जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी वजह से जो इन्वेजन है बोन की, ये उसको भी प्रिवेंट करते हैं। नंबर 3 यूज ये हो गया। नंबर 4 में हाइपरकैल्सीमिया और मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी की वजह से जो हाइपरकैल्सीमिया ये इमरजेंसी होती है, पेशेंट को आपको आईवी लगाने पड़ते हैं, इसमें पेमिड्रोनेट की आप इन्फ्यूजन लगा देते हैं, उसको आईवी देते हैं। इमरजेंसी की कंडीशन में पेशेंट आता है और इसको बिस्फॉस्फोनेट्स आपको देने होते हैं। इसमें ऑस्टियोलिटिक लीजन्स और मल्टीपल माइलोमा में भी जो ऑस्टियोलिटिक लीजन्स होती हैं उनको भी इसी तरह ये प्रिवेंट करता है क्योंकि ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। ये 5 यूजर्स हैं जो हमने अभी किए हैं। नंबर 1 इज ऑस्टियोपोरोसिस, 2 टाइप्स का। नंबर सेकंड इज पेजेट्स डिजीज, देन बोन मेट्स ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स को इनहिबिट करेगा, देन हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी इसमें यूज करेंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, और ऑस्टियोलिटिक लीजन्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा में यूज करेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स जो ये स्लाइड में जो मैंने ये ऊपर वाला है इसको मैं आगे एक्सप्लेन फर्दर करूंगी। इन्फ्लेमेशन एंड इरोजन ऑफ इरोसिव एसोफेजाइटिस इनका साइड इफेक्ट है, और फ्लू लाइक जो सिम्टम्स हैं ये जोलिड्रोनेट के साथ मेनली आती हैं। ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ, जो बिस्फॉस्फोनेट्स आप ऑस्टियोपोरोसिस की डोज में दे रहे होते हैं उसमें अमूमन ये वाला साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब हाई डोजेस में आईवी में पेजेस डिजीज वगैरह के लिए जब आप देते हैं तो थोड़ी सी हाई डोजेस में देते हैं, उसमें रेयर है लेकिन आपको पता है कि आपको सारे लिखने होते हैं। ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ हो सकता है। उसके बाद ओवर सुप्रेस्ड बोन टर्नओवर, हमने कहा था कि ये एंटी रिजॉर्प्टिव चेंजेस लाते हैं और बोन टर्नओवर बड़ा कम हो जाता है, यानी बोन आप कह सकते हैं ए डायनामिक हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसका साइड इफेक्ट है ए डायनामिक बोन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सब ट्रोकेंटेरिक फीमर फ्रैक्चर्स के चांसेस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं पेशेंट को, उसके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स इसके मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो कि इरोजन ऑफ, जो पेशेंट को उस वक्त बहुत तंग करता है जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस कम हो जाती है। ये हाई डोजेस में आ सकता है, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में आ सकते हैं। और जोलिड्रोनेट के साथ इनिशियली शुरू में जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो
24 to 48 आवर्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स आती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वंस अ ईयर जो है इसकी डोज दी जाती है। ये आपका SCQ है जी। व्हाट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यू विल गिव टू द पेशेंट्स व्हाइल टेकिंग बिस्फॉस्फोनेट्स। आप पेशेंट को क्या बताएंगे? आप पेशेंट को जो बताएंगे उसमें सबसे पहले आप पेशेंट से ये कहेंगे एम्प्टी स्टमक लेना है जी, चीज़ों का फूड के साथ, ड्रिंक्स के साथ और एंटासिड्स वगैरह के साथ नहीं लेना। ओवरनाइट फास्ट के बाद अगर मॉर्निंग में लिया जाए और खाने के बाद, उसके बाद हाफ आवर पेशेंट को खाने के बाद खाना बिस्फॉस्फोनेट्स लेने के हाफ आवर तक आपने बिल्कुल नहीं लेना। नंबर 1 एम्प्टी स्टमक लेंगे। नंबर 2 इसके साथ फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेंगे, ठीक है। फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ के बाद नंबर 3 पेशेंट को कहेंगे कि लेने के बाद इन बिस्फॉस्फोनेट्स अगर उसने ओरल लिया है तो 30 मिनट्स तक वो उसने अपराइट पोस्चर में रहना है, लेट नहीं जाना। एंड नंबर 3 हाउ वुड यू अवॉइड दिस इरोसिव गैस्ट्राइटिस? क्या आप कहेंगे जी हम स्विच ओवर कर सकते हैं, अगर पेशेंट को बहुत सीवियर होता है तो उसको IV फॉर्म में पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ये पिछले साल भी मैंने चेक किया SCQ था, या पिछले से पिछले साल भी था, तो सेम थिंग वाज आस्क्ड कि बिस्फॉस्फोनेट्स के साथ क्या स्पेशल क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स पूछे गए थे, उसमें आप ये सारे बताएंगे व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बिस्फॉस्फोनेट्स। और फिर पूछा गया था कि हाउ वुड यू अवॉइड सर्टन जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या पेशेंट को आप देते हैं। तो वो जो इरोसिव गैस्ट्राइटिस वाला है वो आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। ये पॉइंट सारे लिखने हैं आपने उसमें। उसके बाद कुछ नई ड्रग्स हैं जो कि अब यूज़ होती हैं, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो सबक्यूटेनियस हम देते हैं। इसका बेनिफिट एक तो ये होता है एवरी 6 मंथ्स का आप शॉट दे देते हैं। ये फुली ह्यूमनाइज्ड भी होती हैं, इस वजह से आपको पता है इसके साथ एंटीजन ऐसा जितने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं, यानी फुली ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। और इंटरफेयर क्या करती हैं, ये जो रैंकल फंक्शन है उसके साथ इंटरफेयर करती हैं और इससे ऑस्टियोक्लास्ट जो है फॉर्मेशन रैंकल को इनहिबिट कर देती हैं। ये रैंकल जो ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर रैंकल होता है, ये उसके साथ बाइंड करके उसे इनहिबिट कर देंगी। तो रैंकल फिर बाइंड नहीं कर सकेगा उस रिसेप्टर के साथ जो ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर होगा, उससे फिर वो एक्टिव नहीं होंगे, स्टिमुलेट नहीं होंगे और उनकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, जो फर्दर उनकी मेच्योरेशन है। Approved for the treatment of postmenopausal osteoporosis and prostate and breast cancer में भी, ये जो कैंसर की situations होती हैं इनमें भी many a times आपको पेशेंट को आपने ऐसी ड्रग्स दे रहे होते हैं जिससे गोनेडल सुप्रेशन हो जाती है, उससे भी रिलेटेड ये इसका यूज है डेनिसोमैब का। अनलाइक द बिस्फॉस्फोनेट्स, क्या इनके बेनिफिट हैं या इनसे डिफरेंसेस क्या हैं? तो ये सेफ इसलिए है कि किडनी फेलियर अगर पेशेंट को हो तो उसको आप बिस्फॉस्फोनेट्स देते वक्त सोचेंगे, लेकिन ये क्लियर दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर नॉट क्लियर्ड बाय किडनी, सो सेफ इन रीनल डिजीज। नंबर 2, इनका एक्शन रिवर्सिबल। जिस तरह बिस्फॉस्फोनेट्स का एक्शन रिवर्सिबल नहीं होता, वो तो बोन में एक दफा जाके स्टेबल हो गए, वहां पे कॉम्प्लेक्स उन्होंने बना लिया, उसके बाद ये जब तक वो बोन रिजॉल्व नहीं होगी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से, उस वक्त तक ये बॉडी से नहीं निकल सकते। इनका एक्शन जो डेनिसोमैब है, इसका एक्शन रेडिली रिवर्सिबल होता है, इसलिए ये क्योंकि ये बोन में डिपॉजिट नहीं होती। कैल्सीमाइमेटिक्स कुछ ड्रग्स हैं जी, ये क्या करती हैं, ये मिमिक मायोमेटिक्स हैं। क्यों? ये कैल्शियम की तरह की सेंस, ये पैराथायराइड हार्मोन को, ये पैराथायराइड ग्लैंड पे जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये उनको एक तरह से डिसेप्टिव रोल प्ले करती है। क्या करती है? ये जो सेंसिंग, ये कैल्शियम SR है जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है, उसको एक्टिवेट करेगी। पैराथायराइड ग्लैंड में ये सिग्नल्स आएंगे कि कैल्शियम एडिक्वेट है, सीरम कैल्शियम। उससे क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी। जब वो सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? ये किस में करेंगे? हाइपर पैराथायराइडिज्म, जो ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन हुआ होता है, ठीक है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज में ये प्रॉब्लम होती है। फिर कोई कार्सिनोमा है पैराथायराइड हार्मोन का, उसमें इनको यूज किया जा सकता है। साइनाकैल्सिड ड्रग का नाम है, इसमें MCQs बन जाते हैं। प्लाइकामाइसिन और मिथ्रामाइसिन ये साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है जी। जिस डोज में ये कैंसर में यूज होती है उससे वेरी लो डोज में ये यूज होती हैं फॉर यूज टू रिड्यूस बोन रिजॉर्प्शन इन पेजेट्स डिजीज एंड हाइपरकैल्सीमिया।
और डोज इज 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू अचीव साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स। तो 1/10 ऑफ अमाउंट में होता है, लेकिन चूंकि ये टॉक्सिक होती हैं इस वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चॉइस में नहीं है। हाइपरकैल्सीमिया और पेजर्स डिजीज़ में मैं जैसे बताया था कि आप इसको पेजर्स डिजीज़ में बिस्फॉस्फोनेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और कैल्सिटोनिन भी यूज़ कर सकते हैं, और प्लाइकामाइसिन जो है वो थर्ड चॉइस होगी। और हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी हो चाहे या हाइपरकैल्सीमिया कोई भी किसी भी रीजन का हो, उसमें भी कैल्सिटोनिन भी दे सकते हैं, और हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में बिस्फॉस्फोनेट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, थायराइड डायूरेटिक्स अगर आपको याद हो तो हमने इसको जब डायूरेटिक्स में पढ़ा था, तो ये क्या करते हैं, ये रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, यानी हाइपरकैल्सीयूरिया अगर पेशेंट को हो रहा है और कैल्शियम के स्टोन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए भी ट्रीटमेंट में थायराइड देते हैं। ये क्या करते हैं कि ये रीनल एब्जॉर्प्शन वहाँ से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में वापस फेंकते हैं। तो ये एक तरह से हाइपोकैल्सीमिया की भी ट्रीटमेंट हो सकती है, यूजफुल इन टू डिक्रीज हाइपरकैल्सीयूरिया, और इंसिडेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लोराइड टूथपेस्ट जैसे आपने कॉमन सुना होगा, लेकिन इसके बारे में कहते हैं दिस इज अ पॉइजन, फ्लोराइड इज अ पॉइजन। अब ये क्या करती है, ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इनहांस करती है, बोन वॉल्यूम, बोन फॉर्मेशन ज्यादा कर रही है, ये भी एक्यूमुलेटेड बाय बोन्स एंड टीथ, वहां पे भी ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल को स्टेबलाइज करती है। डेंटल केरीज में प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा ले ली जाए तो ये पॉइजन है। नंबर 2, इसके साथ मॉटलिंग हो जाती है दांतों, एक्सेसिव इसके साथ यूज किया जाए तो दांत, अगर आप लोगों ने कुछ लोगों के देखे होंगे, वो डिफरेंट कलर्स होते हैं दांतों में, येलो, वाइट, और वो एक ओपेक सा वाइट कलर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड मॉटलिंग। तो वो ड्यू टू उसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। तो ऐसे लोग जिनके दांत इस तरह के होते हैं उनको स्पेशली कहा जाता है कि ऐसी टूथपेस्ट यूज नहीं करनी जिसमें फ्लोराइड हो। लेकिन याद रखें कि फ्लोराइड इज अ पॉइजन। बच्चे कई दफा फ्लोराइड अगर ये वाली टूथपेस्ट खा लेते हैं तो ये टॉक्सिक होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये जो नई मेडिसिन हैं इनके ऊपर एमसीक्यूज बन जाते हैं। स्ट्रॉन्शियम रेनोलेट, ये किससे बनती है जी, ऑर्गेनिक आयरन रेनोलिक एसिड, और इस बाउंड होती है विद 2 एटम्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम के साथ, स्ट्रॉन्शियम रेनोलेट। ये भी ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन को ब्लॉक करेगी, उनका एपोप्टोसिस ज्यादा करेगी, बोन रिजॉर्ब, ये भी एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग है। ठीक है, इसको भी इसीलिए आप यूज करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में ये दी जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यूएसए में अभी ये नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्शियम रेनोलेट इस ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में यूज होती है, इसका नाम आना चाहिए। ये सिंपली दिखाया गया कि अगर आप बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करते हैं और उसके बाद पेशेंट में अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, तो यू कैन सी इट हियर, बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो, यानी ऑस्टियोपोरोसिस अगर अनट्रीटेड केस होगा तो उसमें ये इतनी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी नो ट्रीटमेंट के केस में। फ्लोराइड और पैराथायराइड हार्मोन चूंकि बोन फॉर्मेशन करवा रहे हैं, इसलिए ये हम इनको, इसमें यू कैन सी इट हियर, बोन मिनरल डेंसिटी इनहांस होती है। पैराथायराइड हार्मोन हमने कहा था कि मेनली ये पल्सटाइल फॉर्म में जब देते हैं आप, इसकी ट्रीटमेंट है, ये बोन फॉर्मेशन करवाता है, और लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूस देते हैं तो ज़्यादा बोन रिजॉर्प्शन करवाएगा। उसके बाद जो ईस्ट्रोजन, कैल्सिटोनिन, बिस्फॉस्फोरेट्स हैं, इनके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके साथ बोन मिनरल डेंसिटी इनिशियली एनहांस होती है, उसके बाद एक स्टेडी स्टेट आ जाती है, उसके बाद मिनरलाइजेशन नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं बोन टर्नओवर इसमें ज्यादा नहीं होता और मिनरलाइजेशन भी कम होती है। बोन मिनरल डेंसिटी एक खास वक्त पे आके रुक जाती है, उसके बाद मजीद मिनरलाइजेशन बोन की नहीं हो पाती। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मैंने कहा था कि हम इसको देखेंगे। सिंपली क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस इज द लॉस ऑफ बोन प्रीडिस्पोजिंग टू फ्रैक्चर्स। ठीक, प्राइमरी होगी अगर मेनोपॉजल फीमेल्स में होगी, दैट इज मेन रीजन जो होती है। सेकेंडरी ड्यू टू एनी सिस्टमिक इलनेस लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाए, हाइपरपैराथायराइडिज्म हो जाए, उसमें भी आपको पता है जब पैराथायराइड हार्मोन बोन की एक्सपेंस पे सीरम कैल्शियम पूरा कर रहा होता है, तो वो सारी की सारी रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, उसमें हाइपरपैराथायराइडिज्म है और वो बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। कुछ मेडिकेशंस हैं लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो भी करती हैं। फेनेटॉइन से भी आपने पढ़ा था, अगर ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। और अल्कोहल अब्यूज क्रॉनिकली पेशेंट ले रहा है, और सिगरेट स्मोकिंग, इनके साथ भी क्रॉनिक इनकी यूजेज से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब आपसे जो पूछा जाता है कि हाउ वुड यू मैनेज अ केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, और उसमें सबसे ऊपर यू कैन सी इट हियर बिस्फॉस्फोनेट्स हैं।
बिस्फॉस्फोनेट्स अभी हमने देखा किस तरह से करते हैं, एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स हैं, ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर देंगी, जिससे क्या होगा कि बोन टर्नओवर कम हो जाएगा, रिजॉर्प्शन कम हो जाएगी और बोन स्टेबल जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल के साथ पाउडर फॉर्म में होंगे और रिजॉर्प्शन जो कम हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो पेशेंट का रिवर्ट होना शुरू हो जाएगा विद टाइम। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे नीचे मैंने लिखी हुई है, कैल्शियम और विटामिन डी। अब कोई भी ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस में यूज कर रहे हो प्लीज याद रखें एडुकेट्स लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी मेंटेन होने चाहिए, फिर ये ट्रीटमेंट्स असर करेंगे। इसलिए पेशेंट को कंटिन्यूअसली कैल्शियम और विटामिन डी लेना होता है इसके साथ। सेकेंड चॉइस विल बी सर्म्स। सर्म्स में रिलॉक्सिफिन है, टमोक्सिफिन नहीं है, इसमें रिलॉक्सिफिन का नाम लिख दीजिएगा। एस्ट्रोजन सेकेंड चॉइस यहाँ मैंने एस्ट्रोजन लिखी हुई है। एस्ट्रोजन के क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, इसके और टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, फिर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड इसके कुछ एडवर्स, एंडोमेट्रियल कैंसर से रिलेटेड एस्ट्रोजन को इसलिए अलहदा अकेला भी नहीं देते, प्रोजेस्टेरोन के साथ मिला के देते हैं। लेकिन बेटर चॉइस है, ये सारे प्रॉब्लम्स रिलॉक्सिफिन के साथ नहीं होते, इसलिए एस्ट्रोजन को ऑलमोस्ट जो है वो यूज नहीं करते ऑस्टियोपोरोसिस में। जो HRT एस्ट्रोजन लिखा हुआ है जो HRT में आप देते हैं प्रोजेस्टेरोन के साथ मिला के, लिख सकते हैं आप यहाँ पे HRT चॉइस है, लेकिन रिलॉक्सिफिन जो है दैट इज बेटर। उसके साथ ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं और इस वजह से इसके जो एस्ट्रोजन के साथ साइड इफेक्ट्स हैं वो रिलॉक्सिफिन के साथ नहीं होते। दिस इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स है, ठीक है। और नंबर 3 पे कैल्सिटोनिन है। उस वक्त जो मुझे क्वेश्चन आया था वो ये था, कैल्सिटोनिन का मेन एक्शन हाइपरकैल्सीमिया में है और पेजर्स डिजीज में है। पेजर्स डिजीज में मैंने आपको बताया था कि ये चूंकि ये क्या कर रही है, ये किडनी से भी रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम की नहीं होने दे रही, उधर से बोन में से रिजॉर्प्शन नहीं होने दे रही, तो ये जो सीरम कैल्शियम लेवल्स हैं उनको डिक्रीज कर रही है, तो हाइपरकैल्सीमिया में बेनिफिशियल होगा नंबर 1। नंबर 2 ये क्या कर रही है कि ये पेजर्स डिजीज में जो बोन स्फीयर डिफॉर्म्ड बोन होती है उसमें बोन पेन को ये बहुत अच्छा उसमें इसका यूज है बोन पेन के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस में दिस इज नॉट फर्स्ट चॉइस, ठीक है। पहली चॉइस बिस्फॉस्फोनेट है, फिर रिलॉक्सिफिन है और स्ट्रोंशियम रेलेनेट भी इन्हीं के साथ आ जाती है क्योंकि उसको भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, और कैल्सिटोनिन को बिस्फॉस्फोनेट्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। अब इसकी रैशनेल जो उस वक्त मुझसे पूछा गया था, इसकी जो रैशनेल बनती है बिस्फॉस्फोनेट्स में, हम एक जहन में ये आता है ये तो हाइपरकैल्सीमिया में यूज हो रही है और पेजेट्स डिजीज में यूज हो रही है, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस में किस तरह ये यूज हो रही है, बिकॉज इट इज एंटी रिजॉर्प्टिव। हमने कहा था ये एंटी रिजॉर्प्टिव है, ऑस्टियोपोरोसिस में रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, तो इसकी इस चीज की वजह से इसको ऑस्टियोपोरोसिस में यूज किया जाता है। लेकिन ये उतनी इफेक्टिव नहीं है, इसकी अगर एफिकेसी देखी जाए तो बिस्फॉस्फोनेट्स की इससे बहुत ज्यादा है, रिलॉक्सिफिन की इससे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए ये ड्रग्स जो है वो पहली चॉइस होती हैं, अगर इसको दें भी तो आप बिस्फॉस्फोनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये ट्रीटमेंट इसी तरह जो आपको SCQ पूछा जाएगा वो इसी तरह यू वुड मैनेज ऑस्टियोपोरोसिस का केस। हाइपरकैल्सीमिया की ट्रीटमेंट पूछी जा सकती है क्योंकि फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कॉजेज सिर्फ ये बैकग्राउंड नॉलेज के लिए होती हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं क्यों बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया, सीरम कैल्शियम लेवल्स क्यों हाई होंगे, अगर किसी भी वजह से रिलेटेड टू मेलिग्नेंसी है, अगर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, थायराइड थेरेपी में भी आपको पता है कि सारा का सारा कैल्शियम किडनी से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वो लेवल अप कर रहा है, हाइपर वाइटामिनोसिस डी। मुझे याद आया कि कैल्सिटोनिन को विटामिन डी से की जो इंटॉक्सिकेशन होती है उसकी वजह से भी ये कैल्सिटोनिन को दिया जाता है। जो विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन जो टॉक्सिसिटी होती है जिसको हाइपर वाइटामिनोसिस डी भी बोलते हैं, उसमें भी कैल्सिटोनिन का यूज है। सार्काइडोसिस में भी सेम यही कंडीशन होती है, हाइपर वाइटामिनोसिस डी, उससे भी हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस में भी, और ये कुछ अदर एड्रिनल इनसफिशिएंसीज एंड मोबिलाइजेशन वगैरह से भी हो सकता है। हाउ वुड यू ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया? ये चीज मैं आपको डायूरेटिक्स में करा चुकी हूँ कि आपने हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करना है तो आप सबसे पहले तो पेशेंट में आप कैल्शियम को सिक्रीट करना चाह रहे हैं तो आप उसको फ्यूरोसिमाइड, अगर याद हो आपको सेलाइन डायूरेसिस लिखा हुआ है, हमने कहा था हाइपरकैल्सीमिया में यूज होता है। क्या करता है फ्यूरोसिमाइड, कैल्शियम वेस्ट करवाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम जो वेस्ट करवा रहा है, कैल्शियम वेस्ट करवा रहा है, लेकिन हमने वॉल्यूम तो डिक्रीज नहीं करवाना, इसलिए सेलाइन की ड्रिप साथ लगा देंगे, फ्यूरोसिमाइड देंगे साथ,
और डायूरेसिस में क्या होगा, सासा वॉश आउट, कैल्शियम एक्सेसिव जो होगी वॉश आउट होती रहेगी। और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट अगर आपने करना है, इमरजेंसी में अगर हाइपरकैल्सीमिया होगा ड्यू टू मैलिग्नेंसी होगा तो आप उसमें बिस्फॉस्फोनेट्स भी, आईवी पेमिड्रोनेट दे देंगे, ठीक है ना। नंबर 2 पे अगर वो नॉट रिलेटेड टू है, मैलिग्नेंसी है, तो उसमें आप किसी भी रीजन की वजह से है तो आप सेलाइन डायूरेसिस इमरजेंसी में फिरोसेमाइड से कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रीटमेंट में भी बिस्फॉस्फोनेट्स बाद में पेशेंट को भेज सकते हैं, कैल्सिटोनिन भी दे सकते हैं, प्लाइकामाइसिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी। आपको पता है हाइपरकैल्सीमिया में हमने इसकी ट्रीटमेंट पढ़ी थी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हाइपरकैल्सीमिया में दे सकते हैं आप। हाइपोकैल्सीमिया में टेटनी के साथ पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है, पैरेस्थीसियाज होता है, पेशेंट कहता है मेरे हाथ पैर सुन्न होते हैं जी, मसल क्रैम्प्स होते हैं। और टेटनी में कुछ बहुत सीवियर फॉर्म हो तो बच्चों में हाइपोकैल्सीमिया से फिट्स भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हम बच्चों में कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शन, फिर जब उसको ऐसा पेशेंट है, बच्चा है, तो उसको इमरजेंसी में अगर आपने रिप्लेस करनी है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगा देते हैं। वेरी स्लो देते हैं क्योंकि उसके साथ ब्रेडिकार्डिया के बहुत, हार्ट के ऊपर उसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं होते, कार्डियोटॉक्सिक होती है अगर बहुत तेजी से दे तो। कॉजेज क्या हो सकती है हाइपोकैल्सीमिया की? अच्छा, सिंपली पेशेंट आपके पास जब आता है तो आपको पता है कि हाइपोकैल्सीमिया में आप सीरम कैल्शियम लेवल्स लो आ गए, आप उसको कैल्शियम और विटामिन डी पे भेज देते हैं। अगर सिंपली इसकी ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि क्या देंगे। विटामिन कैल्शियम की प्रेपरेशंस डिफरेंट हैं, उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट की प्रेपरेशन भी दी जाती है, कुछ प्रेपरेशंस इरिटेबल होती हैं वो नहीं देते, आपको पता है सिरप फॉर्म में भी होता है और ये टैबलेट्स फॉर्म में भी होता है। विटामिन डी के साथ कॉम्बिनेशन भी देते हैं, जैसे विटामिन डी ड्रॉप डी की फॉर्म में आता है, आप ओरल भी दे देते हैं उसको, या इंट्रामस्कुलर भी लगा देते हैं। हाइपरफॉस्फेटीमिया, अगर फॉस्फेट ब्लड में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, किस तरह होता है ये? रीनल फेलियर की पेशेंट, क्योंकि फॉस्फेट एक्सक्रीट हो रहा होता है, रीनल फेलियर के पेशेंट्स में अक्सर ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। और हाइपो पैराथायराइडिज्म, आपको पता है पैराथायराइड हार्मोन ये काम कर रहा होता है, जब हाइपो में चला जाएगा, पैराथायराइडिज्म होगा, तो उसमें भी हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन में भी हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी से रिलेटेड किडनीज में जो है। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है? इसकी ट्रीटमेंट में सिंपली आप कुछ ऐसी बाइंडिंग जेल्स आती हैं जो फॉस्फेट को बाइंड कर लेती हैं, वो दे सकते हैं। डाइटरी फॉस्फेट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ग्लूकोज और सेलाइन इन्फ्यूजन्स लगाएंगे और डायलिसिस कर देंगे। ये हाइपरफॉस्फेटीमिया की ट्रीटमेंट अगर पूछी जाए तो उसमें आप लिखेंगे। हाइपोफॉस्फेटीमिया में ये किन कंडीशंस में होता है? ये कम है, रेयर होता है पेशेंट को, अगर आप टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर है पेशेंट और उसके अंदर एडिक्वेट फॉस्फेट कंटेंट नहीं है तो वो चला जाएगा हाइपोफॉस्फेटीमिया में। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, किडनी से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रही है, उसकी विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होगा। और ऑपोजिट हो गया ना, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन में हाइपर हो जाएगा और विटामिन डी डेफिशिएंसी में हाइपो हो जाएगा। और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स में भी हो जाएगा। रीजंस आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज